इजरायली हमले की क्या रूस को खबर थी? दोस्त, ईरान को बचाने के लिए पुतिन ने आखिरकार क्या किया है? जानेंगे क्या है मामला। इधर बीच ईरान सुप्रीम लीडर खामनई को क्या हुआ, क्यों उत्तराधिकारी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, और इन सब के बीच में अमेरिका ने चार्टर प्लेन में भर भर कर भारत क्या भेजा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनई गंभीर रूप से बीमार है। उनके खराब स्वास्थ्य के कारण उनके उत्तराधिकार को लेकर सवाल उठ रहे हैं। खामनई की उम्र 85 वर्ष है। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट में ये खुलासा किया गया। रिपोर्ट के अनुसार उनके दूसरे नंबर के बेटे मोजतबा खामनई उनके उत्तराधिकारी बन सकते हैं। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स इस प्रक्रिया में भूमिका निभा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया कि खामनई की गंभीर बीमारी की स्थिति ने उनके उत्तराधिकार को लेकर एक शांत लड़ाई शुरू कर दी है। मई में एक हेलीकॉप्टर हादसे में पूर्व ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद खामनई के उत्तराधिकारी को लेकर चिंता बढ़ गई। खामनई ने 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। रूहुल्लाह खुमैनी के निधन के बाद वो सुप्रीम लीडर बने थे। ईरान में सुप्रीम लीडर एक बेहद शक्तिशाली पद होता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब इजराइल की ओर से ईरानी ठिकानों पर सटीक हमला किया गया है। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक हमले में 4 लोगों की मौत हो गई है। मरने वाले सभी 4 लोग देश के एयर डिफेंस प्रतिष्ठानों में कार्यरत थे। हालांकि उसने ये नहीं बताया कि वह देश के किस हिस्से में तैनात थे। ईरानी अधिकारियों ने कहा कि वे इजराइल के साथ संघर्ष को बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन आक्रामकता का जवाब भी जरूर दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में सैन्य ठिकानों पर हमला करते हुए इजराइल ने इराक और सीरिया में भी हमले किए थे। खराब स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम खबरों के बावजूद सुप्रीम लीडर का एक्स पर हिब्रू भाषा में अकाउंट बनाया गया है। इजरायली हमले के बाद ये अकाउंट बनाया गया है। माना जाता है कि ये सीधे तौर पर इजरायलियों से बातचीत करने के लिए है। उन्होंने पोस्ट में लिखा दयालु और दयालु अल्लाह के नाम पर। वहीं इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि ईरान के हमले के बाद महीनों से चल रहा संघर्ष अब खत्म हो जाएगा। खैर, जहां एक तरफ ये बात हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने शनिवार को ईरान पर एयर स्ट्राइक की। इस एयर स्ट्राइक में 100 विमानों का इस्तेमाल किया गया। ईरान ने कहा कि इससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। ईरान ने पुष्टि की है कि इजरायली हवाई हमले में उसकी एयर डिफेंस फोर्स के 4 सैनिक मारे गए हैं। कथित तौर पर रूस ने ईरान को इजराइल के दूसरे दौर के हमले में कुछ घंटे पहले खुफिया जानकारी दी थी, लेकिन इस चेतावनी के बावजूद ईरान को नुकसान हुआ। स्काई न्यूज अरेबिया के रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की ओर से दूसरे दौर के हमले से कुछ घंटे पहले रूस ने ईरान को खुफिया जानकारी दी थी। ईरान ने हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह की इजरायली हमले में मौत के बाद इजराइल पर हमला बोला था। 200 से ज्यादा मिसाइलों के जरिए हमला किया गया था। शनिवार को इजराइल की ओर से जवाबी कार्रवाई की गई। ईरान ने पुष्टि की कि इजराइल ने तेहरान प्रांत के साथ साथ अन्य क्षेत्रों को निशाना बनाया। तेहरान में धमाके सुनाई देने को लेकर ईरान ने कहा है कि जो आवाज सुनाई दी है वो ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम के एक्टिव होने से आई है। इजराइल की ओर से किए गए हमले की लेबनान, हमास समेत ईरान के अन्य सहयोगियों ने निंदा की है। इस बीच इजराइल ने ईरान का जवाबी हमला न करने की चेतावनी दी है। ईरान ने बताया है कि इजरायली हवाई हमले में उसके मरने वालों की संख्या 4 तक पहुंच गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मरने वाले सभी लोग ईरानी एयर डिफेंस से जुड़े हुए थे। हालांकि ईरान ने उनकी तैनाती की जगह नहीं बताई है। ईरान की सेना ने शनिवार रात एक बयान जारी किया जिसमें गाजा पट्टी और लेबनान में संघर्ष विराम का सुझाव दिया गया। इस संबंध में ईरानी सेना की ओर से जारी बयान में कहा गया कि उसे इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार है, लेकिन बयान से ऐसे संकेत मिलते हैं कि तेहरान शनिवार तड़के हुए इजराइल के हमले के बाद तनाव को और बढ़ने से रोकने का रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहा है। ईरान की सेना ने कहा है कि इजराइल ने हमलों में इराकी हवाई क्षेत्र से तथाकथित स्टैंड ऑफ मिसाइलों का इस्तेमाल किया और ईरान के 3 प्रांतों में लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए ये हथियार बहुत हल्के थे। बयान में कहा गया कि ईरानी सैन्य रडार स्थल क्षतिग्रस्त हुए हैं, लेकिन कुछ की मरम्मत पहले से ही जारी थी। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अचानक से अमेरिका ने भारत क्यों भेजने शुरू कर दिए हैं चार्टर विमान। अमेरिका ने अवैध रूप से रह रहे भारतीय नागरिकों को उनके देश वापस भेजने की कार्रवाई की है। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने भारत सरकार के समन्वय में एक चार्टर विमान के माध्यम से इन व्यक्तियों को भारत वापस भेजा है। DHS के बयान के अनुसार अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे लोगों के लिए ये सख्त संदेश है कि वैध मार्ग का ही उपयोग करें। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग के अनुसार ये कदम
अमेरिकी आवर्जन कानूनों को लागू करने और तस्करी के झूठे वादों से प्रवासियों को बचाने के लिए उठाया गया है। DHS ने स्पष्ट किया कि अवैध रूप से देश में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के लिए कठोर परिणाम होंगे। वैध प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस साल जून से लागू सभी सीमा सुरक्षा संबंधी नीतियों से अवैध प्रवेश में 55% की कमी आई है, जिससे अवैध प्रवास को रोकने में सहायता मिल रही है। कहा जाता है कि प्रवासन और गतिशीलता पर भारत अमेरिका सहयोग के हिस्से के रूप में दोनों पक्ष अवैध प्रवासन को रोकने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। ऐसा भारत से अमेरिका में वैध प्रवास के लिए अधिक अवसर पैदा करने के लिए किया जा रहा है। चार्टर फ्लाइट द्वारा भारतीय नागरिकों का हालिया निर्वासन इसी सहयोग का परिणाम है। इस तरह के निर्वासन कई साल से हो रहे हैं। अमेरिकी सरकार ने साल 2024 में भारत समेत कई देशों के लिए प्रत्यावर्तन उड़ानों की योजना बनाई। इस फाइनेंशियल ईयर में अब तक 1,60,000 से अधिक लोगों को उनके मूल देशों को वापस भेजा गया है। DHS ने 145 से अधिक देशों में लगभग 495 अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यावर्तन उड़ानों का संचालन किया है, जिसमें भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। DHS का उद्देश्य केवल अवैध प्रवासियों को वापस भेजना ही नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क, तस्करी और कमजोर व्यक्तियों के शोषण को रोकना भी है। इसके लिए अमेरिका विभिन्न देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि इन समस्याओं का समाधान निकाला जा सके। DHS इस बात पर जोर दे रहा है कि बिना वैध आधार के अमेरिका में प्रवेश करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने साफ साफ इस चीज को लिखा भी है और इस चीज को बताया भी है कि हमने भारत के लिए भी ऐसे ही चार्टर प्लेन बुक किए हैं और चार्टर प्लेन बुक करके हम इन्हें वापस भेज रहे हैं। हालांकि ये बहुत अच्छी बात है और कहीं न कहीं सही बात भी है कि किसी दूसरे देश के नागरिक को क्यों रखना, वो भी जब वो अवैध तरीके से आए हों। लेकिन ये नियम जब भारत लागू करने लगेगा तो फिर पश्चिमी देश ज्ञान देना शुरू कर देंगे, क्योंकि भारत में भी कुछ इसी तरीके का सीन बन रहा है। हालांकि भारत इसका कोई विरोध नहीं कर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच इसको लेकर एक समन्वय भी स्थापित किया गया है। DHS के उप सचिव क्रिस्टी ए गेनेगोल ने भारतीय प्रवासियों को बताया भी क्या है कि वो तस्करों के झूठे वादों में न फंसे, वैध मार्गों का ही चुनाव करें। उन्होंने ये भी बताया है कि अवैध तरीके से रह रहे भारतीय नागरिकों को बिना किसी कानूनी आधार के जल्द ही वापस भेजा जा सकता है। भारत के अलावा अमेरिका अन्य कई देशों के नागरिकों को भी उनके देश वापस भेजने की योजना पर कार्य कर रहा है। पिछले साल अमेरिका ने कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, मिस्र, मोरिटानिया, सेनेगल, उज्बेकिस्तान, चीन और अन्य देशों के लोगों को भी निष्कासित किया है। DHS इन देशों के साथ भी संपर्क में है ताकि उनके प्रत्यावर्तन प्रक्रिया को सुचारू बनाया जा सके। अमेरिकी सरकार द्वारा अवैध प्रवासियों के खिलाफ ये कार्रवाई अन्य देशों के लिए भी एक सख्त संदेश है। DHS का मानना है कि वैध प्रवासन मार्ग अपनाने से ही अमेरिका में अस्थायी रूप से बसने का रास्ता सुनिश्चित हो सकता है। भारत और अन्य देशों के साथ मिलकर काम करने की ये प्रक्रिया भविष्य में अवैध प्रवास को रोकने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, पर भारत के लिए भी ये मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भारत जब इस तरीके की नीति अपनाए तो विरोध हो। वैसे आपको बता दूं, इस तरह की चीज दुनिया भर में बहुत ज्यादा हो रही है। अब यूरोपीय देश बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते जा रहे हैं और ये चीज देखने को मिल रहा है कि यूरोपीय देश भी अब बहुत सारे नागरिकों को जो अवैध तौर पर रह रहे हैं उन्हें निकाल रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।